आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज अपना क्यूबिट डे के अंदर डे 44 है और राजस्थान का जो इतिहास है और जो संस्कृति है उसका रिवीजन पार्ट है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके ऊपर अपन क्या है चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन है कि नोह से प्राप्त लोहे के जो अवशेष है, ठीक है, वो लोह युग की सीमा रेखा निर्धारण करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। कहां पर? भारत के अंदर जो नोह से हमें जो उपकरण मिले हैं वो भारत के अंदर जो लोह युग की जो सीमा है उसको निर्धारण करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। नौ सभ्यता कहां पर? अपनी भरतपुर के अंदर है, ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। और हमें यहाँ से क्या है, एक यक्ष की मूर्ति मिलती है, जाक बाबा की हमें यहाँ से मूर्ति मिलती है, ठीक है। जो भारत के अंदर अपने लोह युग की सीमा है उसको सीमा रेखा निर्धारण करने के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल अपना पहला कथन है जो सही है, ठीक है। दूसरा कथन है बागोर और तिलवाड़ा से पुरापाषाणकालीन पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए? नहीं। तो किसके हुए? कौन से काल के हुए? पुरापाषाण के नहीं हुए, मध्य पाषाण के हुए। किसके हुए? मध्य पाषाण। हमने अपना क्यूबिट जो डे चल रहे थे राजस्थान इतिहास का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा से हमें मध्य पाषाण कालीन के जो है पशुपालन और कृषि के में क्या है, प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए। तो दूसरा जो है अपना क्या है, गलत हो गया। तीसरा है सैटनकार ने पूर्व पाषाण के उपकरण इंद्रगढ़ से प्राप्त किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत है अपना। सैटनकार ने कहां से किए थे? झालावाड़ जिले से किए थे, ठीक है। पूरा पाषाण के किए थे, लेकिन किए कहां से थे? झालावाड़ से किए थे, 1908 के अंदर किए थे, ठीक है। और हम इंद्रगढ़ और जयपुर के बारे में पढ़ते हैं कि पुरापाषाण के जो उपकरण है वो किसने? सीए हैकेट ने किए थे, जयपुर और इंद्रगढ़ से किए थे। तो अपना जो तीसरा है वो भी गलत हो गया। दो अपना सेंटेंस है, स्टेटमेंट है कि जोधपुरा, सुनारी और नोहो का संबंध सलेटी रंगी चित्रित मृदभांड संस्कृति से है। बिल्कुल पीडब्ल्यूडी जो अपनी संस्कृति है उससे इसका क्या है, संबंध है, और उसके अपने क्या है, ये मुख्य केंद्र है। तो बिल्कुल अपना जो चौथा है वो क्या है, सही है। सलेटी रंग की जो चित्रित मृदभांड संस्कृति, इसका जो उदय है वो भारत के अंदर अपने लोह युग के बाद हुआ था, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 600 ईसा पूर्व। कौन सा था? 600 ईसा पूर्व, ठीक है। बहुत कम समय के लिए संस्कृति रही थी, ठीक है। लोह युग के बाद इसका क्या हुआ था? उदय हुआ था। इसके अंदर अपने सही कौन से हो गए? अ और द। तीसरा अपने इसके अंदर सही। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न कथनों में से असत्य कथन का हमें क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। पहला है सेंटेंस की बागोर सभ्यता से एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ठीक है। बागोर सभ्यता अपनी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था, और वहां से हमें एक कंकाल के गले के अंदर पत्थर और हड्डियों का क्या है, हार प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना के अंदर है। रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था, और यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिलता है, ठीक है। और यहाँ से हमें पत्थर के बांध मिलते हैं, दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन भी हमें यहाँ से कहाँ से प्राप्त होती है? गणेश्वर से। और गणेश्वर से हमें जितने भी उपकरण मिले हैं उनके अंदर 99% तांबा है। कितना परसेंट? 99% उसके अंदर तांबा पाया गया है। और भारत के अंदर ताम्र युगीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी क्या कहा जाता है? गणेश्वर को उनकी जननी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है ललितासन में नारी की मरण मूर्ति लाचुरा से हमें प्राप्त हुई है? बिल्कुल हुई है। लाचुरा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। वहां से हमें ललिता आसन में है जो नारी की क्या है, मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। और जो लाचुरा का उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था? बी.आर. मीणा के निर्देशन में। चौथा है अपना शंख लिपि के प्रमाण ईसवाल से प्राप्त हुए? नहीं, ये गलत है हमारा, ठीक है। ईसवाल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और जो उदयपुर विद्यापीठ है उसका जो पुरातत्व विभाग है उसने क्या किया था? ईसवाल का उत्खनन किया था। यहाँ से हमें लोहे के चाकू वगैरह भी मिलते हैं, तांबे की चूड़ी आदि भी प्राप्त होती है। शंख लिपि का जो प्रमाण है वो हमें कहां से मिलता है? बैराट से मिलता है। कहां से मिलता है? बैराट से मिलता है। बैराट के बारे में क्या जानते हैं? 1837 के अंदर 1813 के अंदर कैप्टन बर्ट ने यहाँ से क्या है, यहाँ इसकी खोज की थी, और यहाँ से खोज की तब भीम की पहाड़ी से अशोका बाबरू अभिलेख है उसकी क्या की थी इन्होंने, उसको निकाला था, ठीक है। उसके बाद 1871-72 के अंदर कार्लाइल ने वापस इसका पुनः उत्खनन किया, और भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का जो दूसरा अभिलेख था वो भी इन्होंने यहाँ से खोज निकाला था। और हम क्या जानते हैं? यहाँ से हमें गोल बौद्ध मंदिर मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के क्या थे? अवशेष थे, ठीक है। और हमें यहाँ से बुने हुए वस्त्र के भी क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। और शंख लिपि के हमें प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बैराट से मिलते हैं, ना कि ईसवाल से, ठीक है। दूसरे के अंदर अपना असत्य कथन कौन सा हो गया? चौथा हो गया। अगला प्रश्न क्या है?
शुंगकालीन कामदेव रति प्रतिमा व इंद्र इंद्राणी की प्रतिमा राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से हमें प्राप्त होती है? ठीक है, क्या पूछा हमें? एक तो शुंगकालीन कामदेव और रति की प्रतिमा और इंद्र और इंद्राणी की जो प्रतिमा है वो हमें कहां से प्राप्त होती है वो बताना है। हमारा ऑप्शन क्या है? नगर सभ्यता से, नगरी सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, रंगमहल से। नगर सभ्यता से हमें ये प्राप्त होती है। ठीक है, नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक के अंदर है। कहाँ है? टोंक के अंदर है। और हमें यहाँ से एक और मूर्ति मिलती है, वो आपको ध्यान रखनी है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रतिमा कहाँ से मिलती है? नगर से मिलती है। ठीक है, और नगर कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है, और हमें इनके इसके अलावा मालवों के 6000 सिक्के भी हमें कहाँ से मिलते हैं? नगर टोंक से मिलते हैं, नगर सभ्यता से। ठीक है, और जो नगरी सभ्यता है वो अपनी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। बैराट के बारे में हमने बात कर ली। और रंगमहल जो सभ्यता ये अपनी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तरखान वाला डेरा और चक 64 का संबंध किस काल से? ठीक है, हमारा ऑप्शन है लोह काल, ताम्र काल, पाषाण काल या फिर वैदिक काल। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद अपने आर्य संस्कृति का क्या होता है? उदय होता है। और जो आर्य थे उनका पूरा जो साहित्य था, पूरा जीवन था, वो वेदों के ऊपर टिका हुआ था। इसलिए उस काल को क्या कहा गया? और वैदिक काल भी कहा गया। राजस्थान के अंदर अपने तरखान वाला डेरा है, चक 64 है, अनूपगढ़ है, और कौन सा एक क्षेत्र है? अनूपगढ़। ये तीन आपको ध्यान रखना है। और इन तीनों का जो संबंध है वो किस काल से? हमारे वैदिक काल से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने? चित्तौड़ में बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, बरवड़ी माता का मंदिर है और किस कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। किस राजा ने करवाया? हमारा ऑप्शन है राणा हमीर, राणा लाखा, राणा सांगा या फिर राणा राज सिंह। राणा हमीर ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। हम जानते हैं 1303 के अंदर अलाउद्दीन का चित्तौड़ के ऊपर अटैक होता है। ठीक है, रावण रतन सिंह के टाइम। और उसके बाद जो अलाउद्दीन है वो चित्तौड़ को किसको सौंप देते हैं? अपने बेटे खिजर खान को सौंप देते हैं। उसके बाद मुछाड़ा मालदेव को भी सौंप दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 1316 के अंदर क्या हो जाती है? अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है। और 1316 को जैसे अलाउद्दीन की डेथ हुई तो उसके बाद जो है राणा हमीर वापस चित्तौड़ के ऊपर क्या है? गोहिल वंश की वापस शासन स्थापित कर देते हैं। और 1326 के अंदर, कब? 1326 के अंदर वापस चित्तौड़ के ऊपर वो क्या है? अपने गोहिल वंश की शासन की वापस स्थापना करते हैं। उसके बाद हम राणा अमीर के बारे में जानते हैं। 1336 के अंदर एक युद्ध होता है, सिंगोली का युद्ध होता है। ठीक है, और किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा अमीर के बीच, जिसमें अपने राणा अमीर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, उसके अलावा हम जानते हैं कि बरवड़ी माता, यहाँ पर इनका एक और नाम है, वो नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? अन्नपूर्णा माता। इनका चित्तौड़ के अंदर क्या है? राणा अमीर ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनकी दो उपाधियां थी। क्या क्या उपाधियां थी? एक तो थी वीर राजा, एक उपाधि क्या थी इनकी? वीर राजा। एक थी विषम घाटी पंचान। क्या क्या थी उपाधियां? एक थी वीर राजा और एक थी विषम घाटी पंचान। ठीक है, वीर राजा जो इनकी उपाधि है वो रसिक प्रिया किताब के अंदर मिलती है, और जो विषम घाटी पंचानन है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर क्या है? इनकी उपाधि मिलती है। तो बरवड़ी माता का चित्तौड़ के अंदर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा अमीर ने। अगला प्रश्न क्या है? राज्याभिषेक पद्धति के लेखक चक्रपाणी मिश्र और अमरसार ग्रंथ के लेखक जीवधर किस राजा के दरबार के अंदर थे? ठीक है, ये दोनों जो विद्वान है महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर थे। ठीक है, हम जानते हैं चक्रपाणी मिश्र ने एक तो अपने राज्याभिषेक पद्धति लिखी, एक और इनकी किताब थी, कौन सी थी? मुहूर्त माला। एक और इनकी किताब थी विश्व वल्लभ। कौन सी थी? विश्व वल्लभ। और जो जीवधर थे उन्होंने कौन सी लिखी थी? अमरसार। जीवधर जो है अमर सिंह प्रथम के भी दरबार के अंदर थे। और हम जाने महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर और कौन थे? सादुलनाथ त्रिवेदी थे। कौन थे? सादुलनाथ त्रिवेदी थे, जिनके बारे में पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के आसपास जो है इनको जागीर दी थी महाराणा प्रताप ने। और हम इनके बारे में जानते हैं हेमरतन सूरी थे। कौन थे? हेमरतन सूरी। उन्होंने एक किताब लिखी थी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई और महिपाल चौपाई। ये किताब किसकी है? हेमरतन सूरी की। दो और कवि थे, माला सांधु और रामा सांधु। ठीक है, इन्होंने क्या लिखे थे? महाराणा प्रताप के झूल ने। तो अपने चक्रपाणी मिश्र और जीवधर जो थे वो किसके दरबार के अंदर थे? महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर। अगला प्रश्न क्या है? चौहान शासकों के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का हमें क्या है? चयन करना है। पहला कथन क्या है? विग्रहराज द्वितीय ने खुर रंजोदगार उपाधि धारण की थी। बिल्कुल की थी, सही है एकदम। जो सपाद लक्ष्य के जो राजा हुए उनके अंदर यहाँ पर चौहानों का जो प्रारंभिक काल है उस काल के अंदर सबसे अगर प्रतापी राजा किसी को माना जाता है, सबसे पहला प्रतापी राजा, तो वो विग्रहराज द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, सपाद लक्ष्य के राजा थे सिंहराज। सिंहराज के बेटे होते हैं कौन? होते हैं विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, प्रारंभिक चौहानों के अंदर प्रतापी राजा इनको बोला जाता है।
इन्होंने मूदराज प्रथम, चालुक्य शासक मूदराज प्रथम को हराया था। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने भड़ोच के अंदर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। इन्होंने 2 उपाधियां धारण की थी, एक इनकी उपाधि थी खुर रंजोत कौर और एक इनकी उपाधि थी दुर्लद्य मेरू। क्या थी? दुर्लद्य मेरू। ये 2 उपाधियां किसकी थी? विग्रहराज द्वितीय की। ठीक है, 973 के हर्षनाथ अभिलेख से विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, जो 973 का हर्षनाथ अभिलेख है उससे विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही सेंटेंस है। अमीरदेव चौहान ने परमार शासक भोज को तथा त्रिभुवनगिरी के राजा को पराजित करने के उपरांत कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। बिल्कुल करवाया था, सही है। ठीक है, श्रीजी उपाधि चौहान राजा बुद्ध सिंह ने धारण की थी? नहीं, बुद्ध सिंह ने नहीं धारण की थी, उमेद सिंह ने की थी। किसने की थी? उमेद सिंह। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये जो चौथा क्या हो गया? गलत हो गया। क्या पूछा है? निम्न में से असत्य कथन, तो केवल एक है, वो क्या है? असत्य कथन। ठीक है, अमीरदेव चौहान के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और दिग्विजय नीति के तहत उन्होंने उत्तर और पश्चिम के जितने भी राजपूत शासक थे उन सबको हराया था। ठीक है, और वो दक्षिण के अंदर युद्ध करते हुए कहाँ चले गए? परमार शासक भोज के पास चले गए और वहां उनको पराजित किया। उसके बाद त्रिभुवनगिरी के जो राजा थे उन्होंने क्या कर दिया था? अमीर की अधीनता है जो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था और इनके जो यज्ञ का पुरोहित था वो कौन था? विश्वरूप। कौन थे? विश्वरूप थे, जो इनके क्या थे? यज्ञ के पुरोहित थे। ठीक है, और उमेद सिंह के बारे में हम जानते हैं, ये राजा शत्रुशाल और मल्हार राव होलकर की सहायता से जो अपने बूंदी की गद्दी थी उसके ऊपर बैठते हैं और जो बूंदी का तारागढ़ किला है उसके अंदर चित्रशाला का निर्माण वो है जो वो भी कौन करवाते हैं? अपने उमेद सिंह करवाते हैं। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो कौन सी थी? श्रीजी। ठीक है, बुद्ध सिंह के बारे में हम क्या जानते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य ये है बुद्ध सिंह के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि बुद्ध सिंह के समय के अंदर मुगल शासक फर्रुख शीर ने बूंदी का नाम क्या कर दिया था? फर्रुखाबाद कर दिया था। और बुद्ध सिंह ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? नेह तरंग। ठीक है, किताब का नाम क्या था? नेह तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है चांद कौर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्कुल कराया था। ठीक है, चांद कौर किसकी रानी थी? राव चुंडा की रानी थी। राव चुंडा। बिल्कुल, इन्होंने है जो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर, सही बात है। रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्कुल करवाया था। रानी जो जसमादे ये किन की रानी थी? राव जोधा। राव जोधा की रानी थी। ठीक है, और राव जोधा ने अपनी माता की स्मृति के अंदर एक तालाब का निर्माण करवाया था। वो कौन सा था? कोडमदेशर। कौन सा था? जोधपुर के अंदर है कोडमदेशर तालाब है, वो अपनी माता की स्मृति के अंदर करवाया था। और इनकी रानी जसमादे ने कौन सा? रानीसर तालाब बनाया था। और राव चुंडा की रानी चांद कौर ने जोधपुर के अंदर चांद गावड़ी का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। बिल्कुल था, एकदम सही बात है। जोधपुर दुर्ग पर अधिकार करके शेर शाह ने उसका प्रबंध खवास खान को सौंप दिया था। बिल्कुल सौंप दिया, तो ये अपना भी सही है। क्या पूछा है? इतने अंदर सत्य कथन बताने हैं, तो सभी कथन है जो अपने क्या है? सही है। ठीक है, और जो खवास खान को सौंपा था शेरशाह सूरी ने, हम जानते हैं 1544 के अंदर अपने युद्ध होता है, जैतारण का युद्ध, यहाँ पर गिरिशमवेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें जैता और कुंपा युद्ध करते हुए शेरशाह के सामने लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इसी युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने बोला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की जो क्या है बादशाह खो देता। उसके बाद जो शेरशाह जोधपुर की तरफ बढ़ता है और जोधपुर के दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है, और वहां का जो प्रशासन है वो किसको सौंप दिया जाता है? खवास खान को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने सारे कथन सही है। अगला प्रश्न क्या है? सुमिलित करना है। किताबें हमें बतानी है। बाल बोधिनी, राय सिंह प्रशस्ति, राव जैतसिंह छंद, यहाँ पर कर्णवांतस। बाल बोधिनी जो किताब है ये महाराजा राय सिंह की किताब है। राय सिंह बीकानेर के अपने राजा थे, इन्होंने किताब लिखी थी बाल बोधिनी। एक और इनकी थी वैद्यक वंशावली। कौन सी थी? वैद्यक वंशावली। और थी एक ज्योतिष रत्नमाला। कौन सी? ज्योतिष रत्नमाला। तो बाल बोधिनी, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ये सारी किताबें अपनी किसकी है? बीकानेर के राजा राय सिंह की। ठीक है, बाल बोधिनी किताब किसकी है? राजा राय सिंह की। दूसरी राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी है? जयिता ने लिखी। ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति किसकी लिखी हुई है? जयिता की लिखी हुई है। सी है राव जैतसिंह छंद, ये बिठू सुजा की लिखी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर आपको याद रखना है कि राव जैतसिंह छंद के अंदर जो बीकानेर के शासक हुए थे लूणकरण, कौन हुए थे? लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। किसने कहा है? बिठू सूजा ने कहा है। क्या कहा है? कलयुग का करण। किसको कहा है? लूणकरण को कहा है। कौन सी किताब के अंदर? राव जैतसिंह छंद के अंदर। किसने लिखी है? बिठू सूजा ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, कलयुग का अपन ने सुना था एक राजपूताने का करण। कलयुग का करण तो लूणकरण को कहा है बिठू सूजा ने राव जैतसिंह छंद के अंदर। एक और कहा है राजपूताने का करण, वो किसको कहा है? वो राय सिंह को कहा हुआ है। ठीक है, किसको कहा हुआ है?
रायसिंह को कहा हुआ किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। राजपूताना का करण रायसिंह को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या बोला था? राजपूताना का करण। किसको? रायसिंह को। ठीक है। अगला है कर्णवांतस। जो कर्णवांतस किताब है वो किसकी लिखी हुई है? कौशिक भट्ट को लिखी हुई। ठीक है। बाल बोधिनी रायसिंह की लिखी हुई। दो और किताब है, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है। रायसिंह प्रशस्ति जयिता की लिखी हुई है। राव जयसिरोचंद बीटू सूजा की लिखी हुई है। राव जयसिरोचंद के अंदर बीटू सूजा ने कलयुग का करण किसको कहा है? लूर्ण करण को कहा है। कर्णवांतस किसकी ली हुई है? कौशिक भट्ट की लिखी हुई है। और जो मुंशी देवी प्रसाद ने, उन्होंने जो राजपूताना का करण है वो किसको कहा है? रायसिंह। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न में से पील खाना को परिभाषित करता है। ठीक है। एक हमें शब्द आया पील खाना, उसका मतलब क्या है वो हमें बताना है। ठीक है। हमारा पहला है ऊंट सेना प्रबंधन विभाग, सेना प्रबंधन विभाग, हस्ती सेना प्रबंधन विभाग, यहाँ पर मारवाड़ का शस्त्रागार। इसके अंदर जो हस्ती सेना प्रबंधन विभाग है वो होता था पील खाने का मतलब। क्या हुआ करता था? शुरुआत से जो युद्ध हुआ करते थे उसके अंदर हाथियों का प्रयोग शुरुआत से लिया जा रहा है। ठीक है। और पहले के समय से ही लिया जा रहा है। राजपूताना काल जब आया, राजपूत जब काल आया, उसके अंदर इसके लिए एक विभाग बनाया गया और उस विभाग का नाम क्या रखा? पीलखाना रखा। तो हाथियों का जो विभाग था किसके लिए था? हाथियों का। हस्ती सेना जो हाथियों की पूरी सेना थी उसके लिए अलग से विभाग बनाया गया और उस विभाग का नाम क्या रखा गया? पीलखाना रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? बिजोलिया आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। पहला क्या है? किसानों पर हो रहे अत्याचारों से द्रवित होकर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र लिखा था। बिल्कुल लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, जो मेवाड़ के राणा थे वो कौन थे? राणा फतेह सिंह थे। और बाल गंगाधर तिलक ने उनको एक पत्र लिखा था जिससे उन्होंने मेवाड़ का जो गौरवमय इतिहास था वो उनको याद दिलाया था। ठीक है। और उनके समस्या के समाधान के लिए उनको कहा था। तो बिल्कुल सही है। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व के अंदर एक जांच आयोग का गठन किया था। बिल्कुल किया, सही था। 1919 के अंदर अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने जिसको भेजा था बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए, वो किसको भेजा था? महादेव देसाई को। और जो राजपूताना मध्य भारत सभा है उन्होंने जांच कमेटी किसके नेतृत्व के अंदर गठित की थी? भवानी दयाल के नेतृत्व के अंदर। तीसरा सेंटेंस है तुलसी भील का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिल्कुल है। तुलसी भील ने असाधारण संदेशवाहक के रूप में कार्य किया था। बिजोलिया आंदोलन के दौरान किस रूप में कार्य किया था इन्होंने? संदेशवाहक। जानकारी इधर इधर पहुंचाते थे। तो बिल्कुल तुलसी भील का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन से। चौथा सेंटेंस क्या है? बोल्शेविक समझौते का संबंध बिजोलिया से है? नहीं। बोल्शेविक समझौते का किससे है संबंध? बेंगू किसान आंदोलन से। तो ये अपना क्या है? चौथा गलत हो गया। किस आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है। बाकी हम बिजोलिया आंदोलन के बारे में हमने क्यूबेट के अंदर पूरा ढंग से ही पढ़ा था। ठीक है। बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन था। राजस्थान के अंदर किसानों के लिए जो आंदोलन होते थे, जन जागृति लाने का पहला जो श्रेय दिया जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। ठीक है। 1903 के अंदर हम पढ़ते हैं कृष्ण सिंह क्या चवरी कर लगा देते हैं। 1906 के अंदर उनके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह तलवारबंदी कर लगा देते हैं। फिर इसके खिलाफ के अंदर 3 लोग खड़े होते हैं, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। वो आंदोलन करते हैं। उसके बाद 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है। और विजय सिंह पथिक है जो अपनी प्रचारिणी सभा थी उसका क्या पुनर्गठन करते हैं। 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन किया जाता है बरिसाल गांव के अंदर मन्ना पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है। 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अपना गठित होता है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जाके हम बढ़ते हैं कि विजय राघवाचार्य ने जो है उनकी जो किसानों की अधिकृत भूमि थी वो वापस लौटा दी थी। और उस समय मेवाड़ के अपने राजस्व अधिकारी कौन थे? मोहन सिंह मेहता। ठीक है। अगला प्रश्न क्या था? फायरिंग में शहीद किसान तुलसाराम भूकर, टीकूराम भूकर, चेतराम और आसाराम का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से समय या फिर किस राज्य के किसान आंदोलन से संबंधित है? जयपुर किसान, बूंदी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन या फिर अलवर भरतपुर किसान आंदोलन। तो जयपुर राज्य का किसान आंदोलन था। ठीक है। जयपुर राज्य जो पूरा था उसके अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था। जयपुर वैसे किसान आंदोलन था वो शुरुआत में उठा कहां से था? सीकर से उठा। ठीक है। कहां से उठा था? सीकर से उठा था। और सीकर किसान आंदोलन के दौरान ही पुलिस ने फायरिंग की थी और वहां पर तुलसाराम भूकर, टीकूराम भूकर और चेतराम जो आसाराम थे वो क्या है? शहीद हो जाते हैं। तो जयपुर राज्य के किसान आंदोलन से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 1822 में स्थापित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर के अंदर था। बिल्कुल था। मेरवाड़ा बटालियन का आपको ध्यान रखना है। मेरवाड़ा जो बटालियन थी उसका जो स्थापना कब की गई? 1822 के अंदर की गई। हम अंग्रेजों के बारे में जानते हैं कि फूट डालो राज करो नीति के तहत जब 1820 के आसपास मेरों ने विद्रोह शुरू कर दिया, तो मेरों ने विद्रोह शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक बटालियन बनाई, मेरवाड़ा बटालियन। और इसके अंदर नियुक्त किसको किया गया? उन मेरों को ही नियुक्त किया गया। ठीक है। अब मेर ही मेरों को मारेंगे, उनके विद्रोह को दबाएंगे। ठीक है।
जो फूट डालो राज करो उस नीति का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। दूसरा सेंटेंस है, भीलों का दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1845 में जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका मुख्यालय अजमेर था। बिल्कुल, मुख्यालय तो अजमेर ही था, ठीक है। जोधपुर लीजन का गठन भी किया गया, लेकिन 1835 के अंदर नहीं किया गया। कब किया था? 1835 के अंदर किया गया। कब किया गया था? 1835 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो दूसरा अपना असत्य है, असत्य कथन अपना केवल 2 हो गया, ठीक है। मेरवाड़ा बटालियन 1822 के अंदर, और जो जोधपुर लीजन इसका गठन 1845 के अंदर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर, और जो अपने जोधपुर लीजन का मुख्यालय बनाया गया अजमेर। अगला प्रश्न क्या है अपना, निम्न में से किसने कल्याण कल्पतरु नामक मासिक पत्रिका का क्या है प्रकाशन किया था? ठीक है, क्यों, कौन सी मासिक पत्रिका पूछी है? हमें कल्याण कल्पतरु पूछी है। हमारा ऑप्शन क्या है? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार। हनुमान प्रसाद जो पोद्दार थे वो इनके क्या थे? संपादक थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार कौन थे? हमारा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पब्लिकेशंस है, ठीक है, पब्लिशर है, उनमें सबसे बड़ा एक नाम आता है गीता प्रेस गोरखपुर। क्या आता है? गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। 1923 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है, 1923 के अंदर। और उनके जो संस्थापक थे, संस्थापक के अंदर हनुमान प्रसाद पोद्दार को गिना जाता है, ठीक है। संस्थापकों के अंदर उसका नाम लिया जाता है। इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक तो कल्याण कल्पतरु निकाली थी, और एक सिर्फ कल्याण पत्रिका थी, वो भी किसने निकाली थी? हनुमान प्रसाद पोद्दार ने निकाली थी, ठीक है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की अभी हाल ही में उनकी स्वर्गवास हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। कल्याण कल्पतरु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जिसने किया था? हनुमान प्रसाद पोद्दार। अगला प्रश्न क्या अपना, सुमेलित करना है वापस इधर। भाई हमारे सामने संघ दे दिए, ठीक है, संस्थाएं दे दी, और सामने उनके स्थापना किसने की थी वो बताना। महिला मंडल, वागड़ सेवा मंदिर, राजस्थान चरखा संघ, या फिर नागरी प्रचारिणी सभा। महिला मंडल है, इसकी जो स्थापना वो किसने की थी? दयाशंकर चौधरी ने की थी। कहां पर की थी? उदयपुर के अंदर की थी। कब की थी? 1935 के अंदर की थी। 1935 के अंदर दयाशंकर चौधरी ने महिला मंडल की स्थापना उदयपुर के अंदर की थी। अच्छा, दयाशंकर चौधरी की पत्नी जी थी कमला चौधरी, कमला चौधरी। इन्होंने भी महिला मंडल की स्थापना के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हमें पूछ रहे हैं कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी गौरी शंकर उपाध्याय ने और भोगीलाल पांड्या ने। इसकी भी स्थापना 1935 के आसपास की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा की सलाह के ऊपर भोगीलाल पांडे और गौरी शंकर उपाध्याय ने किसकी स्थापना की थी? वागड़ सेवा मंदिर की। उसके बाद एक राजस्थान चरखा संघ का संबंध किससे है? राजस्थान चरखा संघ है, ये 1925 के अंदर अजमेर से स्टार्ट किया गया था। कहां से स्टार्ट किया गया था? 1925 से स्टार्ट कर दिया गया। हाँ, नीचे बैठ जाइए आप। 1925 से स्टार्ट किया गया था। और राजस्थान चरखा संघ से संबंधित कौन थे? जमनालाल बजाज थे। कैसे थे? 1925 से लेकर 1938 तक। कब? 1925 से लेकर 1938 तक राजस्थान चरखा संघ इसके अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे? जमनालाल बजाज रहे थे। और नागरी प्रचारिणी सभा है, इसकी जो स्थापना 1934 के अंदर, 1934 के अंदर जवाहरीलाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। मिला आप दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना, उपयुक्त कथनों पर हमें विचार करना है, सही विकल्प का हमें क्या करना है? चयन करना है। पहला सेंटेंस क्या हमारा, ये अपनी रानी की प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। किसके शिष्य बन गए थे? उगम सिंह भाटी के, ठीक है। इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था, ठीक है। उपयुक्त कथनों से संबंधित है। ये जो कथन हमें दिए गए किस राजा से संबंधित है हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, झुंझार जी। हमें जो ये कंटेंट दिया गया है, ठीक है, ये जो सेंटेंस दिए गए मल्लीनाथ जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और इनके पिताजी का नाम क्या था? राव सलखा। क्या था? राव सलखा जी इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। और अपनी रानी रूपा दे, इनकी रानी जी का नाम क्या था? रानी का नाम था रूपा दे। और रूपा दे के सलाह के ऊपर जो ये उगम सिंह भाटी के क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं। कब बनते हैं? 1389 के अंदर, ठीक है। और 1378 के अंदर इन्होंने मालवा के जो सूबेदार थे निजामुद्दीन, उनकी रेजिमेंट को क्या किया था? इन्होंने हराया था। जोधपुर की एक अपना जो क्षेत्र पड़ता है, एक मालानी, जोधपुर परगने के अंतर्गत आता है, वर्तमान में बालोतरा के अंदर है। जो मालानी जो नाम है ये किसके ऊपर पड़ा हुआ है? राव मल्लीनाथ जी के ऊपर पड़ा है, ठीक है। और इनको पश्चिमी राजस्थान के अंदर लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अगला प्रश्न क्या अपना, लालदास जी ने तिजारा के फकीर गद्दुन सिस्ती, ठीक है, गद्दुन सिस्ती को दीक्षित होकर कहां अपना आश्रम स्थापित किया था? लालदास जी के गुरु थे गद्दुन सिस्ती, और उनसे दीक्षित होने के बाद उन्होंने जो अपना आश्रम है वो कहां पर बनाया था? हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन है धौलीधूप, शेरपुर, नगलाजाज, बांदुलीग्रह। चारों की चारों जगह किससे संबंधित है? लालदास जी से संबंधित है, ठीक है। धौलीधूप के अंदर इनका जन्म हुआ था,
ठीक है, धौली धूप के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था, चांदमल। पिता का नाम क्या था, चांदमल। माता का नाम क्या था, समदा। तो धौली धूप तो इनका जन्म स्थान हो गया। दूसरा शेरपुर, शेरपुर के अंदर इनकी समाधि थी। शेरपुर के अंदर क्या थी, इनकी समाधि थी, जिसमें हम जानते हैं कि अश्विन और माघ पूर्णिमा को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। नगला जहाज ये इनका मुख्य केंद्र है। ठीक है, क्या है, नगला जहाज इनका मुख्य केंद्र है। हमें क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने गद्दीन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्होंने अपना आश्रम कहां स्थापित किया था, बांदुली गांव के अंदर किया था। बांदुली गांव के अंदर एक पहाड़ी है, सिंही पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, सिंही पहाड़ी है। और सिंही पहाड़ी के ऊपर इन्होंने क्या अपना आश्रम स्थापित किया था। इनके बेटे थे कुतुब खान। ठीक है, लालदास जी के बेटे कौन थे, कुतुब खान। मेव जाति के लकड़हारे थे, इनके बेटे थे कुतुब खान। और कुतुब खान की जो छतरी है वो भी कहां बनी हुई है, बांदुली के अंदर बनी हुई। कहां बनी हुई है, बांदुली के अंदर बनी हुई। ठीक है, धौली धूप के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम समदा था। शेरपुर के अंदर इनकी समाधि है। अश्विन और माघ पूर्णिमा को इनके मेले लगते हैं। नगला जहाज इनका मुख्य केंद्र है। और बांदुली ग्राम के अंदर इन्होंने अपने गुरु गद्दून चिश्ती से दीक्षित होकर अपना आश्रम जो स्थापित किया था वो कहाँ पर किया था, बांदुली गांव के अंदर। और जो इनके बेटे थे कुतुब खान, उनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है, बांदुली के अंदर। अगला प्रश्न क्या अपना, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प हमें क्या है, चयन करना है। पहला है, जयपुर के होली कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। बिल्कुल दिखाया जाता है। साफ अगर शब्दों में हम कहें तो जन्म, मरण और प्रण का त्यौहार। ठीक है, कौन सा, जन्म, मरण और जो प्रण का त्यौहार है वो जयपुर के अंदर मनाया जाता है, होली के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। होली के अवसर पर कोटा के आवा और सांगोद कस्बों के अंदर नहान का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ठीक है ना, क्यूबिट के अंदर हमने क्लासों के अंदर पढ़ा था। राजस्थान के अंदर अपनी बहुत सारी होलियां प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली हम पढ़ते हैं, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इलूजी की बारात होली के दिन निकाली जाती है, बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है। लठमार होली है जो अपनी कहाँ की प्रसिद्ध है, महावीर जी, अपने करौली महावीर जी की प्रसिद्ध है। ठीक है, कोडामार होली अपने बिनाई की प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे जो अपने होली के समय जो नहान है वो कोटा का सांगोद का प्रसिद्ध है। ठीक है, और जन्म मरण प्रण का जो त्यौहार है वो अपने कहाँ मनाया जाता है, जयपुर के अंदर मनाया जाता है। तो अपने ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का एक मेला है जो किस नाम से प्रसिद्ध है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन क्या है, केला देवी का मेला, शीतला माता का मेला, श्री महावीर जी का मेला, हिंडौन में जो लगता है वो, और भरतरी का मेला। इसके अंदर आपको इतने कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो शीतला माता का मेला है कहाँ लगता है, चाकसू के अंदर लगता है, उसको बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पहले के समय जब मेला लगता था तो वहां के लोग बैलगाड़ी को सजा धजा कर आया करते थे, खुद सज धज के आया करते थे, बैलगाड़ियों के अंदर आते थे, इसलिए इस मेले का नाम क्या पड़ गया अपने, बैलगाड़ी का मेला। ठीक है, कहां पर लगता है, चाकसू के अंदर लगता है। कौन सी माता का मेला लगता है, शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी और सप्तमी को हम जानते हैं कि इनका मेला लगता है। ठीक है, चेचक की भी इनको हम क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित स्त्री परिधान नहीं है। कौन सा जो इसके अंदर स्त्री परिधान नहीं है, हमारे ऑप्शन है निचोल। निचोल बिल्कुल स्त्री परिधान है, तो ये सही है। टसर ये एक साड़ी का प्रकार है। ठीक है, स्त्री परिधान है। चोरसो ये भी एक साड़ी का प्रकार है। ठीक है, दुतई, दुतई स्त्री परिधान नहीं है, ये पुरुष परिधान है। ठीक है, किसका परिधान है, दुतई, पुरुष परिधान है। ठीक है, इसके अंदर अपना कौन सा स्त्री परिधान नहीं है, दुतई। बाकी निचोल, टसर, चोरसो ये सब किसके परिधान है, स्त्री के परिधान। अगला प्रश्न क्या अपना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट का हमें क्या है, चयन करना है। ठीक है, मोगड़ी है जो किससे बनी हुई होती है, ये जो मोगड़ी है लाख से निर्मित जो चूड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोगड़ी कहते हैं। कातरिया क्या होता है, कांच की जो चूड़ियां होती है उसको हम क्या कहते हैं, कातरिया कहते हैं। कांच की चूड़ी को कातरिया और जो लाख की चूड़ी उसको हम क्या कहते हैं, मोगड़ी, यहाँ पर मोगड़ी कहते हैं। अच्छा, रखन है ये आभूषण, हमने क्यूबिट के अंदर भी बहुत ढंग से इसको पढ़ा था। दांत के अंदर जो सोने का पहना जाता है एक आभूषण, उसको हम क्या कहते हैं, रखन। दांत का एक और आभूषण है चूप। कौन सा, चूप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रखन और चूप कहाँ के हैं, दांत के आभूषण है। ठीक है, कातरिया कांच की चूड़ी होती है और जो मोगड़ी होती है वो लाख की चूड़ी होती है, और जो मुर्की है वो ठोस सोने का एक कुड़क है जो बनाया हुआ होता है। ठीक है, रखन अपने कहाँ पहना जाता है, दांत के अंदर। दांत का एक और अपना आभूषण होता है चूप। कातरिया कांच की चूड़ी होती है और जो मोगड़ी है वो किसकी होती है, लाख से निर्मित चूड़ी होती है। अगला प्रश्न क्या है, वीर जी, अमरदास, शंकरदास और शिवदास का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से। वीर जी का पूछा है, अमरदास जी का, शंकरदास जी का, और किसी का पता हो ना हो, वीर जी के नाम से आपको याद आना चाहिए कि इन्होंने एक किताब लिखी थी। कब लिखी थी, 1623 के अंदर किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था रागमाला। किताब का नाम क्या था, रागमाला था। ठीक है, किसको समर्पित थी ये, पाली के ठाकुर थे विठल दास चंपावत को। किसको समर्पित थी, विठल दास चंपावत को। ठीक है, और
विठलदास जो चंपावत थे पाली के बहुत बड़े रणबांकुर हुए थे, बहुत वीर पुरुष हुआ करते थे, वीर के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। रागमाला किताब 1623 के अंदर वीर जी ने लिखी थी, ठीक है। विठलदास चंपावत को इन्होंने क्या है समर्पित की थी। तो ये सारे जो अपने चित्रकार है किससे संबंधित है, मारवाड़ चित्रशैली से, ठीक है। वीर जी, अमरदास जी, शंकरदास जी, इन सब का संबंध किससे, अपने मारवाड़ चित्रशैली से। अगला प्रश्न है तुलजा माता मंदिर, नवलखा भंडार और त्रिपुड़ीय दरवाजे का संबंध इनमें से किस दुर्ग से है। इसमें इतना आपको ज्यादा लोड लेने वाली बात ही नहीं है। रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़, ये सारे के सारे किस दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तुलजा माता का मंदिर है, नवलखा भंडार है, त्रिपुलिया अपना जो ये त्रिपुलिया दरवाजा ये है, कालिका माता का मंदिर है, ठीक है। तो ये सारे अपने किस दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न क्या है, शिव मंदिर भंडदेवरा के संबंध में निम्न कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित है भंडदेवरा मंदिर। शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल है, सही बात है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, जो भंडदेवरा मंदिर है कहाँ पर है, बारां जिले के कहाँ पर है, रामगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसको हाड़ौती का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस है कि इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी के अंदर करवाया था, बिल्कुल करवाया था, ये भी सही है। भंडदेवरा मंदिर का निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी के अंदर करवाया था, और इसको हाड़ौती का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। बारां जिले के अंदर है और रामगढ़ के अंदर स्थित है। अगला है कि ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, बिल्कुल पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है ये अपना मंदिर। भंडदेवरा मंदिर बारां के अंदर है, रामगढ़ के अंदर है। अपने जो मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था, और जो ये मंदिर है पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। तो उपयुक्त सभी के सभी अपने क्या है, सत्य, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गोरीलाल बियानी, ताराचंद रोहिया और नंदलाल देवड़ा की हवेलियां कहां पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है सीकर, जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर। सीकर के अंदर सारी की सारी हवेलियां स्थित है। सीकर को हम जानते हैं शेखावटी जो अपनी है हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां की हम और भी हवेलियां जानते हैं कि एक अपने माल जी की हवेली है, चूरू के अंदर है। मंत्री जी की हवेली वो भी चूरू के अंदर है। ढूंढलोद की हवेलियां अपने प्रसिद्ध है। बिसाऊ की हवेलियां प्रसिद्ध है। एक और है श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेलियां। तो ये शेखावटी की जो अपनी हवेलियां वो सारी की सारी क्या है, प्रसिद्ध है। और जो गोरीलाल बियानी, ताराचंद रोहिया और जो नंदलाल देवड़ा की जो हवेलियां वो अपने कहां स्थित है, सीकर के अंदर स्थित। चौक चांदनी बाल गीत है, निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। कौन सा गीत है, चौक चांदनी है, ठीक है। और बाल गीत है, बच्चों के अवसर के ऊपर ये गीत गाया जाता है। और कब गाया जाता है हमें वो बताना है। होली पर्व पर, गणेश चतुर्थी महोत्सव, गणगौर, यहाँ पे दीपावली। ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गणेश चतुर्थी महोत्सव के ऊपर जो बाल दिवस जो है, बाल अवसर के ऊपर ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है, चौक चांदनी, ठीक है। गणेश जो चतुर्थी है उस महोत्सव के अंदर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिल्कुल है, सही है। इस नृत्य में दीपावली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। नहीं, दीपावली के अवसर पर नहीं करते हैं, तो कब करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं। दूसरा अपना इसके अंदर क्या है, गलत हो गया। और जो नृत्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैरिये। नृत्य करने वालों को क्या बोलते हैं, गैरिये, ठीक है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य ढोल, बांकिया और थाली, बिल्कुल सही है अपना। ये क्या पूछा इसके अंदर, असत्य कथन बताना है, तो केवल बी है जो अपना क्या है, असत्य। मेवाड़ का और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष है जो लकड़ी की छड़ियों को लेकर गोल घेरे के अंदर खड़े रहकर नृत्य करते हैं, उनको गैरिये कहा जाता है। और इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य ढोल है अपना बांकिया और थाली। अगला प्रश्न क्या है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध है इनमें से किस नृत्य से। रूप सिंह शेखावत तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा, रूप सिंह शेखावत का संबंध हमेशा भवाई नृत्य से रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपना सही कौन सा, भवाई नृत्य है। और दयाराम, तारा शर्मा, एक और हमने हाल ही में क्यूबिट के टाइम भी पढ़ा था, जयपुर की एक बाल कलाकार है अस्मिता काला। कौन है, अस्मिता काला। इन्होंने भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया तभी, तो ये भी किससे संबंधित है, भवाई नृत्य से। एक व्यावसायिक नृत्यों के अंदर से सबसे बड़ा नृत्य हो चुका अभी भवाई नृत्य, ठीक है। और जो अपना दक्षिण का क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है, वहां का ये नृत्य है। इनके अंदर एक तो सर के ऊपर बहुत सारे मटके रख के जो है नृत्य दिखाया जाता है, ठीक है। और दांतों से नोट को जमीन के ऊपर जो गिरा हुआ होता है उसको पकड़ना। तारा शर्मा है जो अपने भवाई नृत्य की सबसे पहली महिला कलाकार है, 2010 के अंदर इन्होंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा ये और अस्मिता काला, इन सब का संबंध अपने किससे है, भवाई नृत्य से। अगला प्रश्न है, जयदयाल सोनी, ताराचंद और ठाकुर ओमकार सिंह का संबंध निम्न में से किस नाट्य से। हमारे सामने तीन नाम है, जयदयाल सोनी है, ताराचंद है और ठाकुर ओमकार सिंह। हमारा ऑप्शन है कुचामणी, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल, यहाँ पर तुर्रा कलंगी ख्याल। जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इनसे इनका संबंध रहा हुआ है। एक और व्यक्ति थे, वो भी आपको ध्यान रखना, हमीद बेग। कौन थे वो, हमीद बेग, ठीक है।
तुकनगीर और शाह अली ने इस लोक नाट्य को क्या है प्रसिद्ध किया था। चंदेरी के राजा ने उनको क्या दिया था, तुर्रा और कलंगी दी थी। तुर्रा है वो शिव का प्रतीक है और जो कलंगी है वो शक्ति का प्रतीक है। इनके जो मुख्य कलाकार है वो अपने जयदयाल सोनी है, ताराचंद है, ठाकुर ओमकार सिंह है, हमीद बेग है, ये सब अपने क्या है इनके मुख्य कलाकार है। कौन से क्षेत्र के अंदर किया जाता है, मुख्यतः अपने जो मेवाड़ का क्षेत्र है, उदयपुर और जो चित्तौड़ का क्षेत्र है, इसका जो है ये अपने वहां का क्या है प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ये बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ की जगह दी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, किस भाषा का प्रभाव बोल रहे हैं, गुजराती भाषा का। ऑप्शन हमारे क्या है, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी या फिर वागड़ी। वैसे अपन ढूंढाड़ी के ऊपर बात करें कि इसके अंदर भी ढूंढाड़ी भाषा के ऊपर भी जो बोली है इसके ऊपर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें जो क्षेत्र पूछा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहां अंदर ये नहीं बोली जाती। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जो हमारी वागड़ी बोली जाती है, कौन सी बोली है, वागड़ी। गुजरात के पास का टच का क्षेत्र है एकदम, तो इसके अंदर पूरी तरीके से गुजराती का प्रभाव है। वागड़ी के अंदर पूरी तरीके से गुजराती का प्रभाव है। जब वो बोलते हैं तब भी हमें समझ में आ जाता है। तो वागड़ी अपने बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है और इस बोली के ऊपर गुजराती भाषा का जो प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राम रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है। कौन सा ग्रंथ पूछा हमें, राम रासो पूछा है। ऑप्शन है हमारे ईसरदास जी, माधुदास ददवाड़िया, केशवदास गार्डन या फिर सायाजी झूला। इसके अंदर जो माधुदास ददवाड़िया है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, राम रासो लिखी थी। राजस्थान के जितने भी कवि हुए, सगुण धारा के जो कवि हुए, कौन सी धारा, सगुण धारा के जो कवि हुए, उन्होंने अपने जो ईश्वर थे उनके ऊपर बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी है। ठीक है, माधुदास ददवाड़िया ने कौन सी लिखी है, राम रासो लिखी। ईश्वरदास जी ने कौन सी लिखी थी, एक लिखी थी देवयान, ठीक है, और एक लिखी थी हरिरस। ठीक है, जोधपुर के राजा मालदेव के दरबार के अंदर थे। ठीक है, केशवदास गार्डन के बारे में रामचंद्र का हम जानते हैं। सायाजी झूला ने कौन सी किताब लिखी थी, नागदमन। कौन सी, नागदमन। बाकी अगर हम सगुण धारा की उस समय की बात करें, पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई है अपने वेली किशन रुक्मणी। हम मीरा जी के पद के बारे में जानते हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण की जो सगुण रूप में जो उनका था वो पूजा किया करते, तो पद भी लिखे हुए हैं वो। ठीक है, साईं झूला ने कौन सी लिखी, नागदमन। ईश्वरदास जी ने देवयान और हरिरस, और माधुदास ददवाड़िया की कौन सी लिखी है, अपने राम रासो ग्रंथ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उमराई गांव में स्थित प्राचीन मंदिर में देवी के काले पाषाण सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाले दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा विद्यमान है। ये मंदिर है, किस माता का मंदिर है, हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन क्या है, हर्षद माता, ब्राह्मणी माता, तुरताई माता या फिर सुंदा माता। तुरताई जो माता है, इनका जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि काले पाषाण के सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली क्या है, दिव्य जो आयुष विशाल प्रतिमा है वो विद्यमान है। और ये किस देवी से संबंधित है, तुरताई माता से अपने संबंधित है। कहाँ है इनका मंदिर, बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है, तुरताई माता का मंदिर है। ठीक है, और शक्तिपीठों के अंदर भी इनको क्या है, पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को नागौर के झोरडा में निम्न में से किन का मेला पड़ता है। कब का पूछा हमें, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पूछा जाता है। नागौर के अंदर एक गांव है झोरडा, और उनमें से किन का मेला पड़ता है। हमारा ऑप्शन है झरडा जी, हरिराम जी, रामदास जी या फिर नागनीची माता। हरिराम जी का जो मेला है, हरिराम जी थे ही झोरडा के। ठीक है, और इसलिए उनका मेला भी कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। बहुत सारे श्रद्धांजलि यहाँ पर आते हैं। तो अपने नागौर के अंदर जो झोरडा को भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो मेला पड़ता है वो अपना किसका पड़ता है, हरिराम जी का पड़ता है। निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, सुशिर यानी जो हवा से फूंक मार के जो बजाया करते हैं वो। ठीक है, और कौन सा नहीं है, तुरही, भूंगल, सतारा या फिर लेजिम। तुरही है वो तो अपना सुशिर वाद्य यंत्र है, हवा से बजाया जाता है। अगला है भूंगल, भूंगल बिल्कुल तुरही अपने ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। लेजिम है ये कैसा अपना वाद्य यंत्र है, घन है। कौन सा है, घन वाद्य यंत्र है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा अपना नहीं है, लेजिम। अगला प्रश्न क्या है, जोहर प्रथा किससे संबंधित थी। इस शब्द से हम सब वाकिफ है। ठीक है, कौन सी प्रथा पूछी है, जोहर प्रथा पूछी है। योद्धाओं द्वारा आत्मसमर्पण, दुर्ग की महिलाओं द्वारा आत्मदाह, शत्रुओं के साथ शांति समझौता है, दुश्मन के हाथों से किले को बचाना। दुर्ग की महिलाओं के द्वारा जो आत्मदाह किया जाता था, जब अटैक कर दिया जाता था और शत्रु किले के अंदर आ जाया करते थे, तो महिला अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या है, जोहर किया करती थी। ठीक है, तो जोहर का मतलब अपने किससे था, दुर्ग की महिलाओं द्वारा आत्मदाह। ठीक है, तो आज के अपना जो ये 44 का जो क्यूबिट था उसके अंदर अपने यही प्रश्न थे। बाकी अपन मिलेंगे अगला जो भी राजस्थान का क्यूबिट होगा उसके अंदर। बहुत बहुत नमस्कार।